Hello students, welcome to GATE Academy. Our next topic is electric field intensity due to conducting and non-conducting sphere. So first of all we will see the electric field intensity due to conducting sphere. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है, दैट इज चार्ज. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है. तो कंडक्टिंग स्फीयर को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो जो उसमें चार्ज होते हैं वो उसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बिकॉज इसका जो सरफेस होता है वो आपका एक कंडक्टिंग बॉडी है. ठीक है, तो वो क्योंकि एक कंडक्टिंग बॉडी है तो जब चार्जेस, जैसे हम लोग मान लो पॉजिटिव चार्ज किए, तो जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज इसको देंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस तरीके से ये क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हुए इस सरफेस को क्रॉस कर जाता है. बिकॉज ये जो सरफेस होता है ये कंडक्टिंग है, तो ये जो चार्ज है इसको बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा और जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r. ठीक है, ये r रेडियस का आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पे जो चार्जेस हैं वो मान लो पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे और चार्जेस रिपेल करने के बाद जो कंडक्टिंग स्फीयर का जो सरफेस है वो आपका चार्जेस जो है वो उसको क्रॉस कर जाएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग है और जो भी चार्जेस होंगे वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड लेट अस से दैट चार्ज इज q and the sphere is having radius r. Now because of this charge sphere we have to calculate electric field intensity. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवरीवेयर इन दिस रीजन. ठीक है, जो भी आपका फ्री स्पेस है वहां पे हमको हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो हम लोग किस तरीके से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग 3 स्पॉट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट जो है वो इस कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा. सेकेंड जो है वो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा और थर्ड इस कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा. ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको 3 केस में डिवाइड कर रहा हूं. केस 1 जो है आपके पास दैट इज suppose we have to calculate at distance r, so that is r is greater than capital R. ठीक है, this is our first case and the case 2 is suppose we have to calculate the electric field intensity exactly at the surface of conducting sphere, so that is r equal to radius of conducting sphere. And the third one is suppose we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग इसको देखते हैं. तो सपोज केस 1 की मैं बात करता हूं, तो केस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. तो सपोज हमारे पास इस तरीके का केस है. ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r था. ठीक है, एंड एट एनी डिस्टेंस स्मॉल r, यहां पे समवेयर एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं. तो गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस गॉस लॉ. तो गॉस लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो गॉस लॉ अगर हमको अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर अ क्लोज सरफेस. ठीक है, तो बिकॉज ये जो S होता है ये क्या शो करता है, आपका गॉसियन सरफेस, और जो कि ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. ठीक है, अब आपके पास एक स्फीयर है. अब स्फीयर को आप किस तरीके से कंप्लीटली एनक्लोज करोगे, वो भी एक सरफेस के थ्रू आपको एनक्लोज करना है. तो ऑब्वियसली एक लार्जर रेडियस का स्फीयर होना चाहिए. एक लार्जर रेडियस का स्फीयर होगा तो वो एक स्मॉलर रेडियस
के स्फीयर को कंप्लीटली एनक्लोज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आपको जिस डिस्टेंस पे निकालना है उस डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं विथ रेडियस स्मॉल r। द रेडियस, व्हाई वी आर टेकिंग द रेडियस, बिकॉज वी नो दैट at the Gaussian surface at every point electric field intensity should be same, so we have to make an sphere, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, so that हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है ये फिलहाल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको अभी हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा इस बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, इसका जो बिहेवियर होगा वो इस तरीके से आउटसाइड होगा। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से आउटसाइड है। अब आपको यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ कहाँ पे अप्लाई करना है, गॉसियन सरफेस पे। आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे ds। ठीक है, और इस ds का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ds। ठीक, अब इस पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रेडियली आउटवर्ड है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपका ds है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास सर्कुलर रीजन है। और सर्कुलर रीजन का एडवांटेज क्या होता है, या एडवांटेज बोलो या बेनिफिट क्या होता है, कि आप जिस भी डायरेक्शन पे सरफेस सेलेक्ट करते हो उसी के नॉर्मल डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द सरफेस डिफरेंशियल सरफेस का डायरेक्शन होता है। और बिकॉज ये आपका स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी रेडियली इसमें आउटसाइड डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो E और ds जो है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन पे हैं। ठीक है, तो E और ds अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E ds क्या हो जाएगा, ये cos 0। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में, जिसमें सिलेंड्रिकल के लिए लिए थे। तो कर्व सरफेस में हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो E डॉट ds मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ ds एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो द एंगल बिटवीन देम इज 0, सो दैट्स व्हाई कॉस ऑफ 0। नाउ द चार्ज एनक्लोज, तो ये जो गॉसियन सरफेस है आपका, ठीक है, ये जो है ये दैट इज नथिंग बट ए गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस आपका कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, सो ये जो गॉसियन सरफेस है ये प्लस q चार्ज एनक्लोज कर रहा है, बिकॉज ये जो प्लस q चार्ज है ये इस स्फीयर के मतलब सराउंडिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है चार्ज q को। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट E इंटीग्रेशन ds q upon epsilon naught. Now the surface area of integration over the surface मतलब क्या हो गया, closed surface, surface area of this Gaussian surface which is a spherical surface, so it is having the sphere surface area which is 4 pi रेडियस। अब इसमें ये गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस कितना है, तो गॉसियन सरफेस के लिए जो डिस्टेंस है वो r है, मतलब इसका जो रेडियस है गॉसियन सरफेस का वो कितना है, r है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ द सेकंड केस इज व्हेन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। सो आवर केस 2 इज व्हेन स्मॉल r is exactly equal to capital R। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे ये हमारे पास रेडियस r, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है,
ठीक है, इसमें चार्ज है Q. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट at this point P where this is also equal to R. So the capital R is exactly equal to small r. So to calculate the electric field intensity at point P, we have to draw a Gaussian surface. That should be a closed surface. So that closed surface will be exactly at the surface of sphere. ठीक है, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो इस कंडक्टिंग स्फीयर के एग्जैक्टली सरफेस पे ही होगा, बिकॉज आपको कहां पे कैलकुलेट करना है, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे ही कैलकुलेट करना है. तो जो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली कहां पे बनेगा, सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर. सो दिस इज अवर गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो यहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस लॉ. सो दिस इज E डॉट ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो डायरेक्शंस होंगे वो क्या होगा, आउटसाइड होगा, रेडियली आउटवर्ड. इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पे पॉइंट P पे निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से आउटवर्ड है, और इस पॉइंट P पे निकालने के लिए मैंने ds सेलेक्ट किया, और ds का डायरेक्शन भी क्या है, आउटवर्ड ही आएगा. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे E और ds के डायरेक्शंस क्या होंगे, सेम होंगे. तो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E ds cos 0 इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये जो पॉइंट P है, जो गॉसियन सरफेस कितना एनक्लोज कर रहा है, चार्ज, तो दैट इज चार्ज नथिंग बट Q ओनली. ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा E, और ये इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस है वो एग्जैक्टली सरफेस पे ही बना है कंडक्टिंग स्फीयर के, तो कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, Q ओनली. एंड दिस विल बी नाउ E टाइम्स 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, कैपिटल R भी लिख सकते हो. वाई, बिकॉज हियर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. सो E विल बिकम Q अपॉन 4 pi epsilon naught r square, or we can write it as Q upon 4 pi epsilon naught capital R square. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, Q अपॉन 4 pi epsilon naught कैपिटल R स्क्वायर. मतलब ये जो पॉइंट P है एक्चुअली ये कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल R डिस्टेंस पे ही है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली एट द सरफेस. नाउ इफ वी कैलकुलेट inside this conducting sphere, that is r less than r, so we will get, suppose this is our charged conducting sphere, so this is our charge that is uniformly distributed on the surface of conducting sphere. So this is our conducting sphere with radius capital R. Now we have to calculate electric field intensity, suppose somewhere at this point P, which is at distance small r from the center of conducting sphere. ठीक है, तो conducting sphere के center से small r distance पे, यानी कि point P पे मुझे electric field intensity calculate करना है. तो अब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगेन क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करना है. और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा. अब क्योंकि आप यहाँ पे इस कंप्लीटली चार्ज बॉडी को कंप्लीटली एनक्लोज नहीं कर सकते हो, तो जितना भी पार्ट इसका एनक्लोज होगा तो वो भी आपका एक्चुअली कौन सा शेप होगा, स्फेरिकल शेप ही होगा. तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, विथ रेडियस स्मॉल r, लेकिन ये कंप्लीटली एनक्लोज नहीं कर पा रहा है इस स्फीयर को. ठीक है, तो जितना भी पार्ट एनक्लोज होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस E डॉट ds इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो यहां पे आप देखोगे कि जो चार्जेस हैं इस कंडक्टिंग स्फीयर के वो कहां पे हैं, एट द सरफेस. ठीक है, सरफेस पे आपके पूरे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, क्योंकि इनसाइड में जितने भी चार्जेस थे जब हम लोग चार्ज किए, तो इनसाइड में जो भी चार्जेस थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स ईच अदर. और क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करने के बाद ये जो स्फीयर है इसका जो सरफेस है वो कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग होने की वजह से इस बाउंड्री को वो क्रॉस कर रहे हैं और अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऑन द सरफेस.
ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनसाइड दिस कंडक्टिंग स्फीयर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी चार्ज जब प्रेजेंट नहीं होगा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो देयर इज नो चार्ज, सो द चार्ज एनक्लोज्ड विल बी जीरो। ठीक है। तो इफ द चार्ज एनक्लोज इज जीरो, दैट इंटीग्रेशन E dot ds will also be equal to 0 and hence we can say that the electric field intensity will be 0. So इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि electric field intensity inside the conductor is always equal to 0. क्लियर। तो ये 3 केस था हमारे पास, तो तीनों केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। नाउ वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द प्लॉट ऑफ इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस द डिस्टेंस r। ठीक है। तो पहला केस था हमारे पास केस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन r एंड व्हेन r इज इक्वल टू r एंड r इज लेस देन स्मॉल r। ठीक है। तो जब आप r की वैल्यू को लेस देन स्मॉल r करोगे, मतलब आप मान लो कि r की वैल्यू 0 है, तो r की वैल्यू 0 है मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे हो। तो इस सेंटर से जब तक कि आप सरफेस तक नहीं आ जाते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि आप चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, ये जब तक आप इस स्फीयर के इनसाइड पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज कितना होगा, 0 ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0 टिल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है। r की वैल्यू 0 से लेके जब तक कैपिटल R नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर जैसे ही आपका स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होता है, ठीक है, जब जैसे ही आपका स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी होगा। और इस रिलेशन में Q भी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जिस भी चार्ज, जो भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा, जिससे भी आप उसको चार्ज करोगे वो एक फिक्स चार्ज कंटेन करेगा। तो Q भी आपका कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर विल आल्सो बी अ कांस्टेंट। ठीक है। तो R भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब जैसे ही आप इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। दैट इज, सपोज कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई और ये कांस्टेंट वैल्यू फिलहाल कितनी आ रही थी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है। नाउ जैसे ही आप स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R से इंक्रीज करोगे, जैसे ही आप स्मॉल r की वैल्यू को कैपिटल R से इंक्रीज करोगे, मतलब हमारा जो केस 1 था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है। तो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे आप R को इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, और जो लीनियर रिलेशनशिप है जो वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे आप R को इंक्रीज करते जाओगे डिक्रीज होते जाएगा, एंड एट द इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ऑलमोस्ट 0. So here this E is inversely proportional to R square, and when R is less than R, electric field intensity is 0, and this is the maximum value of electric field intensity. So this is all about the electric field intensity due to conducting sphere.